नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक संबोधन में यह कहा कि वे उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में सड़कों पर लोगों को नमाज पढ़ने नहीं देंगे। यानी कि उन्होंने अधिकारियों को यह सख्त चेतावनी दी है कि लोग सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। विशेष रूप से बकरीद के संबंध में उनका यह बयान सामने आया है। अपने इस बयान में उन्होंने एक तरीके से मुस्लिमों को चेतावनी भी दी और यह कहा कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ का यह बयान पूरी तरीके से सांप्रदायिक राजनीति से सना हुआ है, पूरी तरीके से संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की चिंता सड़कों पर लगने वाला जाम और उससे लोगों को होने वाली परेशानी नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर कांवड़ यात्रा को सरकार के द्वारा प्रश्रय नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो लोग गुजरते हैं रास्तों से और उन पर फूल बरसाने का आदेश सरकारी अधिकारियों को दे दिया जाता है। तो इस लिहाज से सीधे तौर पर धर्म के आधार पर भेदभाव करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है और योगी आदित्यनाथ पूरी धमक के साथ इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग कुछ खास त्योहारों पर सामूहिक रूप से नमाज अदा करते हैं और जब मस्जिद में जगह नहीं होती है तो कुछ लोग सड़कों पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर अपना नमाज अदा करते हैं। यह एक ऐसी तस्वीर है जिस पर हर एक हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए। निश्चित रूप से अगर हर जुमे के दिन या हर रोज ऐसा हो तो एक तरह की परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है और इसके लिए जो प्राधिकारी हैं वे बातचीत कर सकते हैं मुस्लिम धर्म गुरुओं से। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक दिन के त्योहार की बात थी और अगर हम रोज-रोज की परेशानी की बात भी करें तो यह परेशानी तमाम धार्मिक गतिविधियों से और तमाम धर्मों की धार्मिक गतिविधियों से लोगों को होती है। लेकिन सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश देने की कोशिश की कि वे मुस्लिमों की पूरी तरह से खिलाफ हैं। अब मैं इस संदर्भ में कुछ बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। असल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए एक बहुत ही मुफ़ीद, बहुत ही प्रभावकारी रणनीति रही है कि वे खुद को मुस्लिमों की मुखालफत करने वाले, उनका तीव्र विरोध करने वाले नेता के रूप में स्थापित करें। हम यह भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राजनीति के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उनसे 2-3 कदम आगे जाकर बयानबाजी में रिकॉर्ड तोड़े और बाद के समय में आप इस बात पर गौर कीजिए कि असम में हिमंत विश्व शर्मा ने भी इसी तरह का रुख अपनाया। हिमंत विश्व शर्मा ने मियाँ मुसलमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मियाँओं को गोली मारने जैसे तस्वीर उनके पार्टी के ट्विटर हैंडल से जारी किए गए, हालाँकि बाद में उन्हें हटा लिया गया और इसी तरह की रणनीति जो पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपनाई। शुभेंदु अधिकारी ने भी बहुत जोर देकर इस बात पर कहा कि सबका साथ, सबका विकास पर उनका भरोसा नहीं है, तो उसी का विकास करेंगे जो उनके साथ है और निश्चित रूप से उन्होंने भी कई बार ऐसे बयान दिए जिसमें एक तरीके से वो मुस्लिमों को चेतावनी देते हुए नजर आए। आप इस बात पर गौर कीजिए कि इन सब बयानबाजियों का मुकाबला हमारी संवैधानिक संस्थाओं को करना चाहिए, जुडिशरी को करना चाहिए, चुनावों के समय चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन को ऐसा करना चाहिए। लेकिन पिछले कई वर्षों में हमने यह पाया है कि हमारी संस्थाएँ इस तरह के भड़काऊ भाषणों का, इस तरह की भेदभावपूर्ण नीतियों का प्रतिरोध करने में अक्षम साबित हुई हैं। और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर छुटभइये नेताओं को यह एहसास हो चुका है कि अगर वो मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, तो उनका कोई बाल-बाका नहीं कर सकता है। इसके विपरीत कुछ हिंदू मत उनके पक्ष में गुलबंद हो जाएँगे और वे एक ऐसे नेता के रूप में उभर कर सामने आ पाएँगे, जो हिंदुओं के पक्ष में बात करता है, जिसे आजकल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले बार-बार सनातन, सनातन कहते हैं। तो यह जो एक रणनीति है उसको आप सीधे तौर पर टीवी के चैनलों में जो डिबेट करने के लिए कुछ बड़े-बड़े प्रोफेसर्स के रूप में लोग आते हैं, उनमें भी देख सकते हैं। जो बार-बार मुस्लिमों के खिलाफ घृणित बयान देते हैं। तो पहली बात तो यह है कि हमारी जो संस्थाएँ हैं, वो इसके खिलाफ एक तीखा या संवैधानिक रुख अपनाने में विफल हुई हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी के भीतर या आरएसएस के भीतर ऐसी बयानबाजी करता है, उसे फ़ायदा होता है। हालाँकि इसमें कई तरह के ट्रैक रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं।
कुछ नेताओं को थोड़ा कम फ़ायदा होता है, कुछ नेताओं को ज़्यादा फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर लोग प्रवेश वर्मा का उदाहरण देते हैं। प्रवेश वर्मा ने भी एक समय में काफ़ी घृणित बयान दिया था मुस्लिमों के खिलाफ। यहाँ तक कहा था कि मुस्लिम लोग आएँगे और हिंदुओं की बहन-बेटियों को उठाकर लेके चले जाएँगे। तो इस तरह के बयान देने के बावजूद प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो कुछ लोगों का यह कहना होता है कि प्रवेश वर्मा जैसे नेता जो हैं उनका इस्तेमाल भाजपा करती है, अनुराग ठाकुर जैसे नेता का इस्तेमाल करती है, पर वह उन्हें उतना पुरस्कृत नहीं करती। लेकिन यह एक सोचने समझने की बात हो सकती है कि कुछ नेताओं को पुरस्कार मिला, कुछ नेताओं को नहीं मिला। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता जो इस तरह का बयान देते हैं, वो फ़ायदे की ही स्थिति में रहते हैं। अब इसके बरक्स अगर हम विपक्ष की राजनीति को देखें तो उसके सामने चुनौती काफ़ी बड़ी है। क्योंकि उसके सामने एक ऐसी पार्टी है जिसे यह महसूस होता है कि वे अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से मुस्लिमों को टारगेट करके उनको निशाना बना के एक बहुसंख्यक वोट अपने पक्ष में गोलबंद कर सकती है। उसे यह भी महसूस होता है कि एक तरीके से नायकत्व उसके नेता ग्रहण कर सकते हैं अगर वो इस तरह की बयानबाज़ी करते हैं तो। तो विपक्ष के सामने मैं कहूँगा कि दोहरी चुनौती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अखिलेश यादव ने लोकसभा के चुनाव में ही इस चुनौती का बहुत ही मजबूती से सामना किया और एक तरीके से वहाँ से रास्ता भी दिखता है कि जो पीड़ित लोग हैं या जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जो वंचित समुदायों के लोग हैं, उनके भीतर एक चेतना का विकास किया जाए और इस बात को, इस नैरेटिव को काफ़ी प्रभावी ढंग से रखा जाए कि जो हिंदू-मुस्लिम के नाम पर राजनीति हो रही है, वह बुनियादी मुद्दों को छिपाने की राजनीति है। और विपक्ष को यह कोशिश करने के लिए एक ज़्यादा उद्वेगपूर्ण, ज़्यादा फ़ोर्सफुल राजनीति करने की ज़रूरत है। सिर्फ़ बयानबाज़ी से काम नहीं चलेगा बल्कि ज़मीनी स्तर पर जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर विपक्ष को अपने लिए एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे स्तर पर विपक्ष को बार-बार नुकसान इस बात से भी होता है कि जो संस्थाएँ हैं, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रही हैं। मिसाल के तौर पर चुनाव आयोग ने जिस तरीके से बंगाल में 27 लाख से ज़्यादा लोगों को वोटिंग राइट से वंचित किया, मिसाल के तौर पर इसी आधार पर उसने असम में जो लोग शंका के घेरे में थे, उनके वोटिंग राइट को नहीं रोका। वो पूरी तरीके से यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहा था। या फिर असम में परिसीमन के मसले पर भी आप विचार करें, तो यही बात सामने आती है। तो विपक्ष के सामने दूसरी चुनौती यह है कि वो इस बात को स्वीकार करे कि जो संस्थाएँ हैं, वो पूरी तरीके से बिना किसी लाज-शर्म के आपराधिक स्तर तक जाकर भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी है, विशेष रूप से चुनाव आयोग। तो ऐसे रूप में या इस तरीके के परिदृश्य में विपक्ष के सामने यह चुनौती है कि वो नैरेटिव के स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो हिंदू-मुस्लिम नफ़रत की राजनीति की नैरेटिव को खड़ा किया जा रहा है, उसका सामना करें। सत्ता के दुरुपयोग के माध्यम से जिस तरीके से वो पैसे बाँटने की राजनीति कर रहे हैं, उसका सामना करें। लेकिन इसके साथ ही जो संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी खुद को मजबूती से तैयार करें। तो आने वाले जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं या अन्य राज्यों में जहाँ चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर विपक्ष को इन 2 नीतियों के या 2 इन 2 पहलुओं पर ध्यान देकर ही काम करना होगा। मुझे लगता है कि हमारे देश की राजनीति अब उस स्थान से काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, जहाँ पर हम अपने देश के मुख्यमंत्री से यानी कि अपने देश के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सांप्रदायिक घृणा की जो एक राजनीति है, उसकी उम्मीद ना करें और यह उम्मीद करें कि कम से कम मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर वो कुछ इस तरह की बातें नहीं करेंगे। वह एक बीता ज़माना हो चुका है, बल्कि अब साफ तौर पर कई-कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो सांप्रदायिक विश्वमन करते हैं और यह पूरी तरीके से हमारे संविधान के खिलाफ बात है। तो विपक्ष को यह इस स्थिति को स्वीकार करना होगा और उसके बाद अपनी रणनीति को तैयार करना होगा। तभी वह इस तरीके की राजनीति का मुकाबला कर पाएगा। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।